आपदा का खात्मा तय है और आप देखेंगे कि दिल्ली के एमसीडी में कितने ढेर सारे पार्षद लगातार आ रहे थे और आए हैं और ये कहा है कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि इतने वो त्रस्त और परेशान हैं। वैसे ही आप देखेंगे कि पूरी तरह से टूट के कगार पर है आम आदमी पार्टी और इस आपदा का वाकई में राष्ट्रीय खात्मा होने वाला है। अब जल्दी ही सुनेंगी खबर और खुद देखेंगी प्रत्यक्ष रूप से किस तरह से पंजाब में चाहे वो भगवंत मान हो या उनके विधायक हो, लगातार किस तरह से अरविंद केजरीवाल के हस्तक्षेप से या उससे पहले राघव चड्ढा के भेजे जाने से उस तरह के हस्तक्षेप से कितने परेशान थे और लगातार उन्होंने ये न सिर्फ हिंट दी है लेकिन बाकायदा कहा है कि पंजाब के मुखिया वो खुद हैं। ये अलग बात है कि खुद वो और विधायक कितना रहना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के पास और कितना बर्दाश्त करेंगे केजरीवाल जी द्वारा जो जिल्लत उनको मिलती है। देखिए, दो बातें, जब हम बात करते हैं वोट शेयर की और फिर हम बात करते हैं सीट शेयर की, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अब किस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ज्यादा वोट मिला है किस पार्टी को, ये देखना बहुत जरूरी है। अब आप हिमाचल की बात करते हैं, 2022 में क्या हुआ? 2022 में कांग्रेस पार्टी को 43% 43.9% मिला। बीजेपी को कितना मिला? बीजेपी को मिला सिर्फ 43%, यानी कि 0.9, यानी कि 1% से कम। लेकिन सीटों का डिफरेंस कितना था? 15। जहां 40 मिली कांग्रेस को, भाजपा को सिर्फ मिली 25। तो यानी कि 1% से भी कम का इतना असर पड़ता है। ये समझने की जरूरत है। और हमारे यहाँ सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट। अगर किसी को 10, 1, 2, 3 ज्यादा भी मिल जाए तो वो जीत उसकी होगी। द विनर टेक्स ऑल, ये है फर्स्ट पास द पोस्ट का जो हमारा सिस्टम है भारत की डेमोक्रेसी में। तो ये कह देना कि सिर्फ ओवरऑल वोट शेयर में सिर्फ 2% उनको ज्यादा मिला है, अपने आप में एक उसको समझना नहीं है। तो जो भी इलेक्शंस को समझता है और वोट शेयर को समझता है, हो सकता है कि 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज्यादा आपको वोट मिल गए, बाकी में नहीं है, तो जाहिर है सीटें तो आप उसी के हिसाब से जीतेंगे ना, यहाँ पे जो मेजोरिटी है। तो कलेक्टिवली देखना वोट शेयर को और अलग से देखना। इसीलिए आप देखिए, मैं हिमाचल का आपको एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ। और आप याद कीजिएगा, इस चुनाव, मध्य प्रदेश में इस चुनाव से पहले जब शिवराज चौहान जी मतलब जीतते जीतते हार गए थे, कितना कम परसेंटेज में डिफरेंस था। और वैसे ही अब 22 के हिमाचल प्रदेश के असेंबली के इलेक्शन देखेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ 1% के फर्क से 15 सीटों का फर्क पड़ा है, कहीं 40 तो कहीं 25। तो ये समझना जरूरी है। और जो लोग बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को अलग से नहीं लड़ना चाहिए था, मिलकर लड़ना चाहिए था, तो हमारा देश में जिस तरह की लोकतांत्रिक प्रणाली है वो बहुदलीय प्रणाली है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। हर एक पार्टी को लड़ने का, किस्मत आजमाने का पूरा हक है। और कांग्रेस पार्टी ने अगर आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के आने की वजह से आम आदमी पार्टी हारी है, तो आम आदमी पार्टी के आने से तो कांग्रेस भी भगाई गई थी। उनकी राजनीतिक जमीन इतनी सिकुड़ गई थी कि पंजाब और दिल्ली में बाकायदा उनका पूरा नीलबटा सन्नाटा हो गया था। तो अगर इसको कई तरीके से देखा जा सकता है, तो ये कह देना कि कांग्रेस को आप श्रेय दे रहे हैं या फिर कांग्रेस को आप ब्लेम कर रहे हैं भाजपा की जीत के लिए, अपने आप में बहुत ज्यादा अहमकाना सोच है। उसका कोई तर्क नहीं है और ना ही कोई आधार है। मैम, साथ ही पंजाब, तो क्या लगता है आपको कि पंजाब में भी चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि भगवंत मान भी बहुत इंटरेस्टेड है बीजेपी में आने के लिए? देखिए, आपदा का खात्मा तय है और आप देखेंगे कि दिल्ली के एमसीडी में कितने ढेर सारे पार्षद लगातार आ रहे थे और आए हैं और ये कहा है कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि इतने वो त्रस्त और परेशान हैं। वैसे ही आप देखेंगे कि पूरी तरह से टूट के कगार पर है आम आदमी पार्टी और इस आपदा का वाकई में राष्ट्रीय खात्मा होने वाला है। अब जल्दी ही सुनेंगी खबर और खुद देखेंगी प्रत्यक्ष रूप से किस तरह से पंजाब में चाहे वो भगवंत मान हो या उनके विधायक हो, लगातार किस तरह से अरविंद केजरीवाल के हस्तक्षेप से या उससे पहले राघव चड्ढा के भेजे जाने से उस तरह के हस्तक्षेप से कितने परेशान थे और लगातार उन्होंने ये न सिर्फ हिंट दी है लेकिन बाकायदा कहा है कि पंजाब के मुखिया वो खुद हैं। ये अलग बात है कि खुद वो और विधायक
कितना रहना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के पास और कितना बर्दाश्त करेंगे केजरीवाल जी द्वारा जो जिल्लत उनको मिलती है, ये खुद वो सोचेंगे और उसके हिसाब से वो अपनी किस्मत का फैसला और राजनीतिक फैसले खुद लेंगे। मैम साथ ही जो बीजेपी ने ये बोला कि जो दिल्ली असेंबली का पहला सेशन होगा उसमें सीएजी रिपोर्ट सबसे पहले टेबल की जाएगी, तो क्या लगता है आपको कि उसमें क्या चीजें होंगी और क्या आ सकता है? देखिए, आप लोग समझते नहीं सीएजी रिपोर्ट क्या है आसानी से, क्योंकि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मैं आपको बता दूं कि जो कुछ भी बड़ी योजनाएं होती हैं जिन पर पैसा खर्च होता है, मुख्तलिफ राज्य सरकारें पैसा खर्च करती हैं, उसका एक हिसाब किताब है वो। अब यही अरविंद केजरीवाल और हम सब लोग जब अन्ना हजारे आंदोलन में थे और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी बनी, बाकायदा इसी सीएजी की रिपोर्ट को इस्तेमाल करके, जिसमें उन्होंने बाकायदा टारगेट किया था यूपीए 2 के करप्शन को, मनमोहन सिंह जी के दूसरे कार्यकाल का जो 5 साल का रहा था उसको, उसके करप्शन को, और शीला दीक्षित पर खासतौर से उसी सीएजी रिपोर्ट का इस्तेमाल करके वो आंदोलन से उन्होंने पार्टी बनाई। पार्टी जैसी बनी फिर उसमें मुख्यमंत्री भी बने। अब वही सीएजी रिपोर्ट जो उनके भ्रष्टाचार का हिसाब किताब दे रही है, बाकायदा आंकड़ों के साथ, सबूतों के साथ, उसको वो टेबल नहीं करना चाह रहे थे। सोचिए, अजीब व गरीब बात है। इसको आप पोइटिक जस्टिस नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? अब इसलिए जरूरी है, और मैं पूरी तरह से विजेंद्र गुप्ता जी की इस बात से ना सिर्फ सहमत हूं, लेकिन मुझे लगता है ये अनिवार्य है कि जल्द से जल्द, जैसे ही असेंबली की पहली हमारी सेशन हो, सबसे पहले सीएजी की वो रिपोर्ट जो बाकायदा प्रकाश डालती है, उजागर करती है सारे काले कारनामों के आम आदमी पार्टी के, उस रिपोर्ट को सामने रखे और बताए जो इंसान भ्रष्टाचार को लड़ने आया था कैसे सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी खुद बन गया। मैम साथ ही पीएम फ्रांस है आज से, तो ये भी वो शायद 2 दिन यूनाइटेड स्टेट भी रह के आएंगे। क्या लगता है आपको ट्रम्प जी से क्या हो सकती है, बेसिकली क्या बड़े मुद्दे और क्या बात हो सकती है, क्योंकि वो ट्रम्प के कार्यकाल के बाद वो पहली बार जा रहे हैं? देखिए, चाहे वो ट्रम्प हो या उसके बाद बाइडेन हो, भारत के रिश्ते लगातार अमेरिका के साथ एक बराबरी का रिश्ता है, एक समानता है, एक म्यूचुअल उसमें सम्मान है एक दूसरे के लिए, और बहुत कुछ डिस्कस करना है उसमें, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड बातें हों या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें हों या और ढेर सारे प्रोजेक्ट्स जो दोनों देशों के रूप में हैं। और आपने देखा था, चाहे लगातार जब से नरेंद्र मोदी जी बतौर पीएम जिस तरह से भारत का नाम और परचम लहरा रहे हैं पूरे देश में, और भारत का महत्व बतौर ग्लोबल लीडरशिप किस तरह से देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, परखा जा रहा है और आका जा रहा है, उसी दिशा में और आगे मजबूती से भारत का पक्ष रखकर, और दोनों दिशों के में जो दोनों डेमोक्रेसीज हैं, जो नेचुरल एलाइज जिसे कहा जाता है, उसके मद्देनजर अपने अपने इंटरेस्ट को साथ रखेंगे और बेहतरी की तरफ, दोनों रिश्तों में और भी बेहतरी और उनमें इजाफे की तरफ बात करेंगे। मैम महाराष्ट्र में है इंडिया गॉट टैलेंट, उसके जो उनको जो होस्ट करते हैं समय रैना, यूट्यूबर रणवीर अहलावालिया और एक इन्फ्लुएंसर अपूर्वा, इन लोगों के ऊपर वुमेन कमीशन, महाराष्ट्र वुमेन कमीशन ने और महाराष्ट्र कमिश्नर ने उनके केस फाइल हुआ है अगेंस्ट वुमेन के लिए अब्यूसिव चीजें यूज करने के लिए, और इस पे फडणवीस जी ने भी रिएक्शन दिया है कि मैंने देखा नहीं है अभी उतनी तरीके से, बट अगर ऐसा है तो ऑफकोर्स इस पे एक्शन लिया जाएगा। आपका क्या कहना है? देखिए, क्या है व्यंग, क्या है हंसी मजाक, क्या आपके ह्यूमर का आइडिया है? आप अगर इतनी बदतमीजी की, बदतहजीबी की बात कर रहे हैं और आप कंटेंट क्रिएटर हैं और आप इस तरह के ऊल जलूल बेमतलब के, एक बद दिमाग सोच के सवालात और कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और उस तरह की बातें कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि इस तरह के झूठ मूठ के व्यंग को, जो परेशान करता है, जो हंसाने के लिए नहीं है, जो बहुत ही अभद्र है और जिसमें ह्यूमर तो कम बदतमीजी ज्यादा झलकती है, उसको रोकने की और उसको अंकुश लगाने की बिल्कुल जरूरत है। और मुझे लगता है इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स को भी समझना चाहिए कि क्या उनकी लक्ष्मण रेखा है, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप ऑब्सिनिटीज, बदतमीजी और इस तरह की बातें कर सकते हैं, जिसको लेकर जो आपके शो में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे आप इस तरह के सवालात पूछेंगे कि आप उनको एक तरह से जलील करेंगे
और इतने एम्बैरेसिंग जगह पे खड़ा कर देंगे कि उनको समझ में नहीं आएगा कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। क्या इस तरह की बातें कोई किसी से भी कर सकता है? क्या कोई दोस्त भी किसी दोस्त से कर सकता है? तो ना तो ये ह्यूमर है, ना तो ये व्यंग है, ये सब बदतमीजी है और अश्लीलता है, और इसको रोकने की जरूरत है। मैम मणिपुर के दिया और उस पे वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन था, इसलिए उनके एमएलएज उनके अगेंस्ट थे, बस उन्होंने उनकी वहाँ की बीजेपी ने डिनाई किया, उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी इंटरनल नहीं है। देखिए, विपक्ष को हमेशा दिक्कत है। जिस कारणवश उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, उन्होंने उसको भी स्पष्ट रूप से सबके सामने रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई साजिश आपको क्रिएट करना है, और आपको जो भी चीज हो रही है उसको फेस वैल्यू पे नहीं लेना है। और इसी के चलते अब आप इस तरह के आक्षेप लगा रहे हैं कि ये वजह रही होगी इसलिए किया गया है। तो मुझे लगता है विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है। जब उनको बने रहना था वो बने रहे, जब उनको लगा उन्होंने बाकायदा रेजिग्नेशन दिया है, और विपक्ष अपना काम करे, लेकिन जो साजिशों की जो थ्योरी उनके दिमाग में चलती है, जिसके आधार पर वो इस तरह के निराधार आक्षेप लगाते हैं, ये करने से पहले थोड़ा सोच समझकर अपनी बात को आगे रखें।